लेकिन बोर्ड पे लिखने को आता है तो हमें लिखना पड़ेगा सारा ये। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो, कोई कंडक्टर है ऐसे सपोज, सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा होता है? सिल्वर सबसे बढ़िया कंडक्टर होता है। नंबर 2 पे गोल्ड, और फिर कॉपर, और फिर बाकी दुनिया। ठीक है, 3 याद रखना शुरू के बस। तो कोई भी कंडक्टर होता है तो उसके अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें है भाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन करते रहते हैं कौन सी मोशन? रैंडम मोशन करते रहते हैं। तो एक चल रही होती है रैंडम मोशन। किस वजह से चलती है रैंडम मोशन? ड्यू टू जो भी टेम्परेचर है उसकी वजह से। ठीक है, कुछ भी टेम्परेचर उसकी वजह से रैंडम मोशन चलती रहती है। अगर टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो पे पहुंच जाए तो रैंडम मोशन खत्म, सारे इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे आ जाते हैं, फिर कोई कंडक्शन नहीं होता। तो टेम्परेचर की वजह से रैंडम मोशन चलती रहती है। इस वाले पूरे सिस्टम को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की तरह से ट्रीट किया जा सकता है। एडवांस में ऐसे कुछ कुछ सवाल आए हैं एक दो, जहाँ पे ये बोला गया है कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन का चलने को ठीक इस तरह कंसिडर कर लो जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में गैस मॉलिक्यूल चलते हैं। ठीक है, तो उसे कहा गया इलेक्ट्रॉन गैस। इस वाली चीज को कहा गया इलेक्ट्रॉन गैस। तो फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वाले जो भी सारे फॉर्मूले हैं वो यहाँ पे काम करेंगे। जैसे कि रैंडम स्पीड जो होती है इसकी, आरएमएस स्पीड लेते हैं तो आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? 3RT/m। ये वाला फॉर्मूला होता है 3RT/m। ये किसके लिए होता है? फॉर 1 मोल ऑफ गैस। 1 मोल गैस के लिए होता है। ठीक है, लेकिन मैं तो एक इलेक्ट्रॉन के निकालना चाहता हूँ कि स्पीड क्या है, तो फिर क्या लिखी जाएगी? 3kT/m। के फॉर मोल्ट्समैन कांस्टेंट, ये होती है एक पार्टिकल के लिए, फॉर 1 पार्टिकल। और वो पार्टिकल कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए, तो अगर कभी मुझे पूछा जाए कि भाई रैंडम स्पीड बता दो कितनी होती है, इसमें वैल्यू डाल दूंगा तो आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया लेते हैं, चलो कितनी होती होगी। के की वैल्यू कितनी होती है? R/N। तो R/N कितना होता है? 23। N कितना होता है? अगर दो नंबर 23, 23 ऊपर जाता होगा -23 लगभग। और टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मान लो लगभग 300 केल्विन। तो 10⁻² की रेंज में हो गया। ये 10⁻⁻23 की रेंज में हो गया। तो 10⁻⁻21, 20 के आसपास मान लो, या 21, 20 माइनस। ये कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मास 10⁻31। ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10⁻, तो कितना बचा? लगभग 10 के आसपास बचा। 10⁻10 का अंडर रूट। ठीक है, तो ये किस रेंज की होती है रैंडम मोशन? 10⁵ टू 10⁶ मीटर पर सेकंड की होती है रैंडम मोशन। लॉजिक समझो कौन सा कैसे निकाली है? तो अगर कोई निकालने को बोले कि कितनी है, तो फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस लगा के निकाल भी दूंगा कि कितनी है। ये वाला फॉर्मूला है 3kT/m का अंडर रूट। ठीक है, और चल रहा है, क्या करूँ भाई। ठीक है भाई। तो अगर रैंडम मोशन क्या मतलब है कि अगर मैं कोई भी क्रॉस सेक्शन कंसिडर करूं तो जितने इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं पर सेकंड, उतने ही इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं पर सेकंड, सच दैट के नेट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0। और अगर नेट चार्ज क्रॉसिंग एनी क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू 0 है तो करंट 0 है। ठीक है, तो रैंडम मोशन जो होती है उसकी वजह से कोई करंट नहीं होता है ना। करंट होने के लिए क्या होना चाहिए? Q/T टाइप का कुछ होना चाहिए। और Q क्या है? नेट चार्ज विच इज क्रॉसिंग एनी क्रॉस सेक्शन। लेकिन रैंडम मोशन की वजह से अगर 100 इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं तो 100 इधर आ रहे हैं, फिर तो नेट मूवमेंट ऑफ चार्ज कितना हुआ? 0। नेट मूवमेंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू 0, इसलिए करंट भी 0। तो रैंडम मोशन की वजह से कोई भी करंट नहीं होता। तो करंट कैसा है इसकी वजह से? 0। ठीक है, अब करंट आएगा कैसे? तो जब एक्सटर्नल सोर्स लगेगा कोई, यानी कि बैटरी लगेगी, बैटरी लगेगी तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन चलेंगे। तो मान लीजिए कि इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ तो इलेक्ट्रॉन पे एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा इधर की तरफ, ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या रैंडम मोशन बंद हो जाएगी?
इलेक्ट्रिक फील्ड लगने से रैंडम मोशन बंद हो जाएगी क्या? नहीं, रैंडम तो चलती ही रहेगी, लेकिन रैंडम से कुछ होता है क्या? हम करंट की बात कर रहे हैं, तो करंट आता है क्या रैंडम से? जब करंट नहीं आता रैंडम से, तो वो हो रही है नहीं हो रही है मुझे क्या लेने देना, मैं तो करंट पढ़ना चाह रहा हूँ कि क्या है। अगर मैं सबको फ्रीज भी मान लूँ कि कोई नहीं चल रहा, तब भी कोई करंट नहीं है, और रैंडम मोशन चल रही है तब भी कोई करंट नहीं है। तो अगर मैं मान लूँ कि सब कुछ फ्रीज है, ठीक है ना, कोई करंट नहीं है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो सब इधर चलने लगे, सब इधर चलने लगे, तो फिर किसी क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करने वाला नेट चार्ज जीरो नहीं है, जीरो नहीं है तो करंट है। ठीक है, तो ड्रिफ्ट कौन सी वेलोसिटी होती है? ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज चल रही है, भाग रही है, और भागते भागते कहीं थोड़ी सी, जैसे बॉल का स्विंग होना कहते हैं, स्विंग या ड्रिफ्ट होना, कि बॉल जब आपने फेंकी तो वो रास्ते में चलते चलते घूम गई, है ना, आउट स्विंगर इन स्विंगर जैसी भी करके कर रहे हो, तो वो होती है ड्रिफ्ट, के चलते चलते कोई चीज कि जहां भी जा रहा था चलते चलते रास्ता बदल लिया उसने। जैसे कि ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे जाना चाह रहा था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स भी लग रहा था इसके ऊपर, तो ये ऐसे हो गया चलते चलते। सही है क्या? ये ऐसे जा रहा था, लेकिन इधर की तरफ एक फोर्स भी लग रहा था, ऐसे कुछ हो गया चलते चलते। हो सकता है फिर ज्यादा फोर्स लग जाए तो इधर भी आ जाए। सही है क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एक्सटर्नल फोर्स लगा है, उस फोर्स के डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट होना इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो उसकी वजह से जो वेलोसिटी आती है वो अलग वेलोसिटी है, उसकी वजह से करंट होता है, रैंडम की वजह से कोई करंट नहीं होता। गेम समझ गए हो? ठीक बात है। ये सारा कार्यक्रम अपने को लिखना है। लिखो, ड्रिफ्ट स्पीड, ये भी लिखोगे? चलो पहले लिख लो। लिखिए, when no electric field is applied, when no electric field is applied, conduction electrons move randomly. When no electric field is applied, conduction electrons move randomly with no net motion in any direction, with no net motion in any direction. Hence current is zero. When an external electric field is applied, when external electric field is applied, electrons still move randomly, electron still move randomly, but now they have a tendency, but now they have a tendency to drift in the opposite direction of the electric field, to drift in the opposite direction of the electric field. This drift of charge carriers, this drift of charge carriers constitute current, constitute current. Drift velocity, drift velocity is defined as, drift velocity is defined as
the velocity, drift velocity is defined as the velocity with which free electrons with which free electrons get get drifted towards the towards the positive terminal under the effect of external electric field. Under the effect of external electric field. This velocity is very small in magnitude. This velocity is very small in magnitude. हम ब्रैकेट में मैग्नीट्यूड लिखेंगे 10⁻⁴ to 10⁻⁵, 10⁻⁴ to 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो रैंडम का ऑर्डर क्या है? ठीक है, लाइट के आसपास पहुंच रहा है ये। और ड्रिफ्ट का क्या ऑर्डर है? 10⁻⁴ to 10⁻⁵, उसकी वजह से करंट है, इसकी वजह से करंट नहीं है। 10⁻⁵, 10⁻⁶ की वजह से नहीं है करंट। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखे, लेट अस अज्यूम अ कंडक्टर of uniform cross sectional area A. Assume a conductor of uniform cross sectional area A, length L, and charge carriers move with velocity moves with drift velocity vd। v लिखते हैं ऐसे और सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं स्मॉल d, vd in the conductor। ठीक है, तो क्या क्या लिखना हमने कि ड्रिफ्ट स्पीड कितनी है vd, क्रॉस सेक्शनल एरिया है a, लेंथ है l, और क्या चीज़ है ये? एक पूरा ऐसे कंडक्टिंग वायर है पूरा। भाई अगर मैं कोई ऐसे करके वायर लगाता हूँ किसी बैटरी के क्रॉस, तो ये भी तो पूरा कंडक्टिंग वायर है। मैं थोड़ा स्पेसिफिकली एक एरिया को थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, ऐसा अलग बात है वो, बट है तो पूरा कंडक्ट एरिया जो लगा हुआ है, तो उसके अंदर चार्ज फ्लो होगा। तो ये जो पूरा एल लेंथ का वायर कंसिडर कर रहे हो, उसमें टोटल चार्ज कितना होगा? तो लिखिए, टोटल चार्ज इन द कंडक्टर। टोटल चार्ज मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बताइए? ये n और इनटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, n क्या है यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फाइन, n क्या है? n इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। n इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा समझना है अपने को। कोई अच्छा कंडक्टर है, इसका मतलब क्या है? और कोई बुरा कंडक्टर है, उसका मतलब क्या है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? अच्छा कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते होंगे या लूजली बाउंडेड होते होंगे, खटाक से निकल के चल पड़ते होंगे। और जो अच्छा कंडक्टर नहीं है, उसमें इलेक्ट्रॉन बाउंडेड होते होंगे, कम निकलते होंगे, कम होते होंगे, ऐसा।
तो इसका मतलब हर एक कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कुछ होते होंगे, जिसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा है वो अच्छा कंडक्टर होता होगा, और जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कम है वो खराब कंडक्टर होता होगा। ठीक है, तो मैं एक टर्म लिख रहा हूँ यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मान लीजिए कि n है। अच्छा, किसी मेटल में, हर एक मेटल का अलग होता होगा, ये हर एक मेटल की प्रॉपर्टी होगी किसमें कितने हैं। तो नंबर पर यूनिट वॉल्यूम इतने हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना है, एन ए एल, ऐसा। तो टोटल चार्ज कितना हुआ, एन ई, एन कौन है, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यही तो है, तो कितना हो गया, एन ए एल ई इज क्यू। सही है। अपने को क्या चाहिए, करंट, करंट आई इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन टी। ठीक है, क्यू तो ये हो गया, एन ए एल और ई अपॉन टाइम, कौन सा, किस वेलोसिटी से चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट से चल रहे हैं, उसकी वजह से तो करंट है, रैंडम की वजह से थोड़ी करंट है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना शुरू करता होगा, राउंड मार के वापस यहाँ पहुँचता होगा, तब तो उसकी अगली जर्नी शुरू होगी। तो एक पूरा राउंड करने में उसको कितना टाइम लगेगा, ये जो पूरा कंडक्टर है ये एल लेंथ का कंडक्टर है, और एल लेंथ के कंडक्टर में वो वी डी स्पीड से चला जा रहा है। ठीक है, तो कितना हो गया, ये एल तो कैंसिल हो गया, एन ई ए वी डी इज आई। ये है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन। ठीक है, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन, एन ई ए वी डी, ऐसा नोट करिए। डन, नेक्स्ट लाइन से लिखिए। सो मोशन ऑफ द चार्ज कैरियर्स, सो motion of the charge carriers in conductor, motion of the charge carriers in conductor is the combination of, is the combination of random motion
random motion and motion due to electric field and motion due to electric field, but current is due to the drift velocity only. But current is due to the drift velocity only. सारे के सारे, हाँ तो हमने वैल्यू देखी ना किसकी कितनी है, ये 10⁵ to 10⁶ की स्पीड में है। रैंडम क्यों चल रहा था? नहीं, 3RT/m से तो टेम्परेचर गायब तो नहीं हो गया कहीं? टेम्परेचर तो है अभी भी, तो उसकी खुद की काइनेटिक एनर्जी है उस टाइम पे भी, वो गायब थोड़ी हो गई कहीं पे। ठीक है, हाँ वो तो हम थ्योरी देते हैं समझाने के लिए कि स्ट्रीमलाइन ऐसे करके चले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है एक्चुअली। एक्चुअल तो ये वाला है, वो तो क्वेश्चन का आंसर करने के लिए है कि अगर कहीं पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया तो वहाँ पे स्पीड बढ़नी चाहिए नेचुरली, सच दैट कि उतना ही आउटफ्लो हो सके वहाँ से जितना इनफ्लो हो रहा है। वो तो हम लॉजिक लगा रहे हैं वहाँ पे, तो ठीक है ना, एक्चुअली वैसे नहीं चल रहा काम। फ्लूइड के फॉर्मूले नहीं लगा सकते हैं उसमें, फ्लूइड की तरह समझ सकते हैं उसको, उसमें थोड़ी कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा रहा हूँ वहाँ पे, वो नहीं करूँगा, बट फ्लूइड की तरह एनालाइज करके आंसर कर सकता हूँ उसका। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, इफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज m, if mass of electron is m and external electric field applied is E, and external electric field applied is E, then electron then electron will be subjected with an acceleration, electron will be subjected with an acceleration, कितना acceleration? ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास m है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा F वो कितना लगेगा, Q इंटू ई, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू ई ऐसा फोर्स लगेगा, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, E/m, और एक नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की उसके ऑपोजिट है एक्सेलरेशन। ठीक है क्या? ओके, लेकिन क्या ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है? सारी चीज़ कांस्टेंट है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने लगाया है बैटरी से क्रिएट हुआ है वो कांस्टेंट है, और ई कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, तो अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंडर मोशन चल रही है तो क्या मैं वो वाले काम कर पाऊंगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है जी, नेक्स्ट लाइन से लिखिए। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही सही बात है, तो लिखिए नेक्स्ट लाइन से, let electron let an electron moving with random velocity u1, moving with random velocity u1 initially, and after the application of external electric field, and after the application of external electric field, its velocity becomes v1 in time t1। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, फिर लगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से आया होगा एक एक्सेलरेशन, और उसकी वेलोसिटी होगी विद, सॉरी, v1 इन टाइम t1। ठीक है क्या?
ऐसा लिखा है हमने सारा मिला के। इन सब चीज़ों को कनेक्ट करते हुए क्या लिख सकता हूँ, V1 इज इक्वल टू U1 प्लस A T1, ठीक है। U1 ठीक है, प्लस A की जगह कौन, E/M, और के नेगेटिव डायरेक्शन में है तो डायरेक्शन बता दिया ऐसे, और V1 ऐसी वेलोसिटी जनरेट होगी कितने टाइम में, T टाइम में। अब T टाइम में तो जब चलता रहे तब तब हो पाएगी, लेकिन अगर किसी से जाके टकरा गया तो फिर तो बदल जाएगी। तो वो जो टक्कर होती है वो सारी कैसी होती है, इलास्टिक कोलिजन होते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हिसाब से। तो तुरंत इलास्टिक का मतलब कि दो ऐसे टकराए तो उल्टा चला गया, तो जितनी कुछ वेलोसिटी होनी थी बर्बाद हो गई सब। फिर चगिन चलता हुआ जाएगा ऐसे, फिर किसी और से टकरा गया तो उससे इधर चलने लगा। तो इस तरह से कंटिन्यूसली मोशन चलती रहेगी। ऐसे ही अगर मैं किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के बारे में कहूँ, ठीक है नहीं, कि फॉर एन एग्जाम्पल कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए भी क्या मैं ऐसा ही बोलूँगा, और वो कुछ T2 टाइम चलता होगा, मुझको क्या पता। तो हर एक किसी का फ्री चलने का जो टाइम है वो अलग अलग है, और कौन कितनी देर फ्री चलेगा मुझको नहीं पता। हो सकता है भाई कोई इतना भाग्यशाली निकला कि पूरे उसमें जाके आ गया और उसकी एक टक्कर नहीं हुई किसी से, और हो सकता है किसी कोई बिल्कुल काले पेन से लिखवा के आया था किस्मत, तो हर जगह टक्कर मारता जा रहा है, तो उसका टाइम टी बहुत कम होगा, उसकी वेलोसिटी बन नहीं पाएगी, और किसी की वेलोसिटी इतनी ज़्यादा बन रही है, ठीक है ना। तो मुझको नहीं पता कि वेलोसिटी कैसी होंगी। तो अपने को क्या चाहिए, जब इतना सारा डेटा सैंपल हो अपने पास, तो अपने को क्या चाहिए होता है फिर, एवरेज, ठीक है। मुझको तो पूरे सिस्टम की एवरेज वेलोसिटी चाहिए। तो मैंने सारे इलेक्ट्रॉन्स की UN प्लस EE/M इंटू TN ऐसा करके मैंने निकाल लिया है, यानी कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो इस तरह से हो रहा होगा, ये सारी इक्वेशन हो रही होगी। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी लिखूंगा, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे लिखी जाएगी, सबको ऐड करके, और सबको ऐड करके एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे लिखी जाएगी, V1 प्लस V2 एंड सो ऑन, V1 अपॉन N, ऐसा लिखी जाएगी एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसको कहा गया है VD। हर किसी की तो अलग अलग होगी ना, मैं तो पूरे सैंपल की कह रहा हूँ कि कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू VD। ये सारी चीज़ कर ली, तो तुमने अगर लेफ्ट के साथ ये किया तो राइट के साथ भी ये करो, सबको जोड़ के और N से डिवाइड करो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, U1 प्लस U2 और अप टू UN अपॉन N, ऐसा आएगा, प्लस E अपॉन M, ये तो कॉमन, ठीक है क्या, और इसी में लिख दूँ क्या आगे, और यहाँ पे कितना आएगा, T1 प्लस T2 और अप टू TN अपॉन N, ऐसा आ गया। सही। ये क्या चीज़ है बताइए, इस पे थोड़ा ध्यान दो, क्या चीज़ है ये है इनिशियल वेलोसिटी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो उस टाइम पे नेट वेलोसिटी थी कितनी, जीरो। तो भाई ये तो चीज़ है ही नहीं यहाँ पे, तो ये तो है जीरो, और ये कितना हो गया, VD। इधर की सारी चीज़ को क्या लिख रहा हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवरेज इज इक्वल टू VD, और साथ में यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, EE/M, माइनस का मतलब ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये वाले सारे टाइम का एवरेज, कि किसी को बहुत कम टाइम लग रहा है, किसी को कुछ एवरेज चला, किसी को बहुत ज़्यादा टाइम में टक्कर हो रही है, तो हम तो एवरेज निकाल रहे हैं सबका टाइम, इस सब को निकाल के बोलते हैं टाउ। तो टाउ को कहते हैं, टाउ इज एवरेज ऑफ ऑल द एवरेज, चलो सीधा एक वर्ड ही लिख दो, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इसको कहते हैं भाई एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, कि रिलैक्स का मतलब कि कितनी देर कोई पार्टिकल रिलैक्स करता है, 77700, हाँ, कितनी देर कोई रिलैक्स का मतलब बिना टक्कर के कितनी देर चलता है कोई पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। वो टाइम आ रहा है ये वाला। तो VD इज इक्वल टू माइनस ई टाउ बाई एन, इस तरह से डिपेंडेंट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है दोस्त। ठीक है, यहाँ तक समझे, देख लो, नोट करो। अब यहाँ से भाई चीज़ें पकड़ के रखना, अब दूर तक जाएगा गेम, ठीक है। कितना समय है हमारे पास अभी, तो हाँ टाइम है हमारे पास, ख़त्म कर लेंगे पूरे को एक बार में आज।
ये अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से वाली चीज़ दी है। अगर आप एच सी वर्मा पढ़ोगे तो एच सी वर्मा में ये सब क्रांति नहीं लिखी हुई है, ये सारी चीज़ नहीं लिखी है, सीधे ये लिखा है लॉजिक से कि भाई जब सबकी अगर एवरेज वेलोसिटी देखूं इनिशियल तो जीरो है, क्योंकि उसकी वजह से कुछ हो ही नहीं रहा, तो उसको जीरो लिख दिया। और एवरेज टाइम दो टक्कर के बीच का वो लिख दिया सीधे, तो यहाँ से लिखा है एच सी वर्मा ने सीधा। ठीक है, कोई कोई बुक में ऐसा पूरा एक एक ये सब लेके लिखा हुआ है ऐसा। फाइन, मैं भी नॉर्मली यही वाला फॉलो करता था अभी तक कि हाँ ये कर लिया और फिर सीधे ये लिख दिया, डन। लेकिन यहाँ तुम्हारे स्कूलों में कुछ कुछ लोगों ने ऐसे करके करवाया है। ठीक है, तो भाई हमने ऐसा करके कर लिया। ठीक है, ठीक। माइनस लगाने की आवश्यकता तब है जब आप इसमें वेक्टर लगाते हो ऐसा। अदरवाइज अगर मैं ले रहा हूँ मैग्नीट्यूड ओनली, फिर मैं बताता हूँ कि हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में है डायरेक्शन, फिर मैं माइनस नहीं लगाता। तो अगर वेक्टर लगाते हो आप इन पे तो फिर आवश्यकता है आपको माइनस लगाने की, तो मैं वेक्टर लगा देता हूँ सबके ऊपर ऐसे। ठीक है भाई, ऐसा ये हो गया। अगर मैं मैग्नीट्यूड ओनली लिखना चाहता हूँ फिर मैं ऐसे लिख लूँगा। ओके, चलिए। ठीक है, इसको देखो, ये तो ठीक था, आई इज इक्वल टू एन ए वी डी। इस पे भी ठीक ठीक सवाल होते हैं, सारी वैल्यू दे दी कुछ पूछा है ऐसे करके। या फिर कि इसको चेंज कर दिया इतने टाइम्स तो करंट हो जाएगा कितने टाइम के, ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। तो ये वाली चीज़ पे छोटे सवाल होते हैं बिल्कुल। ये फिर एक अलग दिशा में चला गया। करंट जो है वो स्केलर है, तो स्केलर रिलेशन है सारा, लेकिन ये वेक्टर है। तो अगर वेक्टर में रिलेशन लिखना चाहूँ ये वाला, तो एन और ई, जब वेक्टर में लिखो फिर ई का चार्ज का साइन भी कंसिडर करो, और वी डी ये वेक्टर, तो ये वेक्टर, ये है वेक्टर रिलेशन। जे और वी डी का वेक्टर रिलेशन है ये। हाँ, जे किधर की तरफ होता है, जिधर करंट होता है या जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उधर जे होता है, वो जे की डायरेक्शन है। ठीक है, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहाँ है, वो तो करंट के ऑपोजिट है, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो इलेक्ट्रॉन्स की है ना, तो वो किधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, और करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर की तरफ। तो इसलिए साथ में एक माइनस भी आ रहा है इलेक्ट्रॉन का चार्ज लग के, जिससे कि डायरेक्शन सेट हो जाए। ठीक है जी, ओके। चलो इस सारी चीज को वहां पे रखने की कोशिश करता हूँ कि वीडी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जे रख दूं यहाँ पे, तो कितना होगा। तो वीडी की जगह मैंने क्या रख दिया, जे अपॉन एन ई, जे अपॉन एन ई, और एक नेगेटिव साइन भी था तो इधर भी एक नेगेटिव था, तो कितना हो गया ई, ई टॉ और एम, यहाँ पे ये वेक्टर है। सही है क्या? ओके, इसको थोड़ा ठीक कर लो बेचारे को। J इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टॉ बाई एम इंटू ई, ऐसा। ठीक है, ये जो सारी चीज है इसको ध्यान से देखो। ई जो है वो तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वो तो फिक्स ही रहता होगा। एम जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो फिक्स रहता होगा। टॉ क्या चीज है, रिलैक्सेशन टाइम, वो तो उस मेटल पे डिपेंड करता होगा कि वो कैसी मेटल है। अगर बहुत ही क्राउडेड है वो मेटल, क्राउडेड मतलब ज़्यादा डेंसिटी है उसकी, तो एटम पास पास होते होंगे, पास पास होंगे तो टक्कर का स्कोप ज़्यादा होगा, टक्कर ज़्यादा होंगी तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। और अगर खुली खुली जगह है तो टक्कर लेट होगी, दूर जाके होगी, तो रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा होगा। तो ये तो मेटल पे डिपेंड करता है कि क्या। कैपिटल एन क्या चीज़ है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इन पर यूनिट वॉल्यूम है ये। ठीक बात है,
नंबर ऑफ चार्ज मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, क्या चीज़ पे डिपेंड करता होगा? मेटल पे डिपेंड करता होगा। कैसी है? ठीक बात है। कोई अच्छा कंडक्टर है उसमें नंबर ऑफ चार्ज कैसे पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा होते होंगे, खराब है तो कम होते होंगे। तो टॉ भी मेटल का कैरेक्टर है एक, और एन भी मेटल का कैरेक्टरिस्टिक है। तो दोनों मेटल पे डिपेंड करते हैं कि क्या है। तो अगर मेटल आपने फिक्स कर ली कि मैं तो भाई कॉपर के साथ काम कर रहा हूँ, तो क्या ये सारी चीज़ कांस्टेंट है? ठीक है ना? तो एन ई स्क्वायर टॉ बाई एम इज a constant for a conductor। एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए कांस्टेंट है, कंडक्टर चेंज करोगे तो फिर चीजें चेंज होंगी। सही है? इस सारी चीज को कहते हैं इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। सिग्मा से दिखाते हैं इसको। इस सारे कांस्टेंट को मिला के कहते हैं कंडक्टिविटी। तो ये क्या हो जाएगा? जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, ऐसा। J इज इक्वल टू सिग्मा ई, और ये है दिस रिलेशन इज कॉल्ड ओम्स लॉ। कैसा? लेकिन इन वेक्टर फॉर्म, या फिर पॉइंट फॉर्म भी कहते हैं इसको। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म या फिर पॉइंट फॉर्म। ठीक है? हमने पढ़ा है V इज इक्वल टू आई आर। उसमें I स्केलर है और वोल्टेज भी क्या है? स्केलर है। तो वो है स्केलर फॉर्म। ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। आगे चलते हैं अब इससे। सिग्मा पे देखिए एक बार। सिग्मा इज कंडक्टिविटी। फाइन। तो 1 अपॉन सिग्मा क्या होगा? रेसिस्टिविटी। उसको दिखाते हैं नए सिंबल से, रो, RHO, रो से दिखाते हैं भाई इसको। ठीक है? तो ये क्या है? रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी का उल्टा, मतलब कंडक्शन और उसका एंटोनिम रेसिस्ट करना, रेसिस्टेंस, है ना, रेसिस्टिविटी, ऐसा करके हो गया। तो J इज इक्वल टू सिग्मा ई, और सिग्मा इज कंडक्टिविटी, 1 अपॉन सिग्मा इज रेजिस्टिविटी। J जो चीज़ है वो क्या है? करंट अपॉन एरिया इज इक्वल टू सिग्मा को मैं 1/रो में लिख रहा हूँ, और E क्या चीज़ है? V/L, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। कंडक्टर की जो हमने इनिशियली लेंथ ली थी पूरी, वो थी L। ठीक है? तो I इज इक्वल टू A/रो और L, ये इंटू V। ठीक है? ये जो सारी चीज़ है एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए वो कांस्टेंट है कि इसका एरिया बदलता ना हो, लेंथ बदलती नहीं हो, और रो, रो तो क्या चीज़ है भाई? कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी क्या चीज़ पे डिपेंड करती है? दो चीज़ों पे, एन और टाउ पे। तो अगर मेटल बदलेगी तो रो बदलेगा, नहीं तो नहीं बदलेगा। ठीक है? तो ये आया एक रिलेशन कि आई इज इक्वल टू, ये सारी चीज़ को कहते हैं 1/रेजिस्टेंस। ये वाली जो चीज़ है ये है Ohm's law, I is equal to V upon R, Ohm's law in scalar form। ऐसा Ohm's law in scalar form, ऐसा दिया है। ठीक है? चलिए नोट करिए। हाँ, नाम दिया है किसी ने, नाम दिया किसी ने, मैं क्या करूँ? कंडक्ट करने की टेंडेंसी होती होगी, ऐसे मैं कैसे बताऊँ ये वाली चीज़, इस वाली चीज़ को रेसिस्टेंस ही क्यों कहा? ऐसे उसे भी देख, ये भी वही होगी तो, जो इसे रोकता होगा। हाँ, तो यहाँ से जो कांस्टेंट आएगा वो होगा जो चलाता होगा। किसी को कुछ भी नहीं कह सकते ना, किसी बेस पे तो कहेंगे ना। और अगर कह दो कि भाई ये पूरी वैल्यू को मैं सिग्मा मानूंगा, उस सिग्मा को मैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, मैं किसी बेसिस पे तो बता रहा हूँ। बिल्कुल
मैं ढूंढूंगा वो बेसिस। पावर्ड बाय अबू जैद, ओम्स लॉ। तो फाइनल जो हमने निकाला है यहाँ से ओम्स लॉ, आई इज इक्वल टू 1/r/v, ऐसा। तो आई इज प्रोपोर्शनल टू वी, ऐसा है भाई। आई इज प्रोपोर्शनल टू वी, ऐसा है। ठीक है भाई। करंट लगाने से पोटेंशियल डिफरेंस आता है या पोटेंशियल डिफरेंस से करंट आता है? ठीक है, मतलब कौन चीज किस पे डिपेंड करती है? पता है भाई तुम्हें? नहीं सर, दोनों चीजें एक दूसरे को होती हैं। तो अगर मैं इस वाली चीज का ग्राफ बनाना चाहूँ तो कैसे बनेगा? इधर v लिया और इधर i लिया तो कैसे ग्राफ आएगा? कैसे ग्राफ है? y इज इक्वल टू एम एक्स, कुछ कांस्टेंट और x, तो कैसे ग्राफ आएगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन। इसका जो स्लोप होगा वो क्या देगा? 1 अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ने देगा 1 अपॉन रेजिस्टेंस देगा इसका स्लोप। तो इसका स्लोप निकाल लो कहीं से भी, दो पॉइंट दे रखे होंगे, 0 0 से पास हो रही है, एक पॉइंट और दे रखा हो इसके ऊपर, तो मैं स्लोप निकाल पाऊंगा। स्लोप निकाल के उसका इन्वर्स करूंगा तो रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है जी। आर इज कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो 1 अपॉन आर कौन होगा बताओ? कंडक्टेंस। देख ले, सब पता चल गया तुझे तुरंत। इज कॉल्ड कंडक्टेंस। 1 अपॉन आर को कहते हैं भाई कंडक्टेंस। अगर आर को कह रहे हैं रेसिस्टेंस, जैसे रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी है ऐसे ही ये। पॉइंट इंटीग्रल फॉर्म भी कहते हैं इसको। ये वाली फॉर्म जो इंटीग्रल फॉर्म है, क्योंकि जे को क्या लिख सकते हो? पॉइंट फॉर्म या इंटीग्रल फॉर्म सेम बात होती है। तो जे को क्या लिख सकते हो? सॉरी, मतलब वो वाली जो फॉर्म है उसको आई को क्या लिख सकते हो कि जे डॉट डी एस का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, इसको लिख सकते हो ई डॉट डी एल का इंटीग्रेशन, है ना? यही वाला आई को क्या लिखो इंटीग्रेशन, है ना? तो इस तरह का तो इंटीग्रेशन लिया है इन दोनों का, उसके बाद मतलब उसके बाद वो वाली फॉर्म बनती है। तो इससे जनरेट हुआ है उस ऐसा। ठीक है, मैं ये चीज़ बताना नहीं चाहता तुम्हें, ना लिखवाना चाहता कहीं पे भी, वो खतरनाक है थोड़ी। ये आती है बीटेक फर्स्ट ईयर में, दो थ्योरम। किसके? बीटेक फर्स्ट ईयर के सवाल, मतलब वहाँ पे जो थ्योरम है उनके थ्रू नहीं आएंगे, वो जो तुमने पढ़ा है उनके थ्रू आएंगे। देखिए, स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ, बहुत पीछे चल रहा है। थक गया है तो, थक गया है। कटी हुई वाली नहीं है क्या ये? ये सही है, हैं? ये शिफ्ट करेंगे तेरे लिए, ठीक रहेगी। अच्छा, ये भी चाहिए।
ये जब भी लिखना है तो ऐसे ही लिखना है, कोई वर्ड खाना नहीं है इसमें से। लिख लिया? फिजिकल कंडीशन का मतलब बताओ क्या है? और हम्म, आर क्या है? रेजिस्टेंस। अच्छा, रेजिस्टेंस ना बदले। तो रेजिस्टेंस क्या क्या चीज़ से बदल सकता है? एरिया से बदल सकता है, लेंथ से बदल सकता है, और टेम्परेचर से बदल सकता है, और मेटल के बदलने से बदल सकता है। तो चार चीज़ें हैं इसका मतलब उसमें। प्रेशर का तो कोई काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे चार चीज़ों का काम है बस। मेटल जो है वो सेम रहनी चाहिए, एक ही मेटल के लिए लिख रहा हूँ ये वाली चीज़, ठीक है। और उस मेटल में मतलब मेटल से मतलब रेजिस्टिविटी शुड बी सेम, रो शुड बी सेम, ठीक है ना। रो डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, एक तो रिलैक्सेशन टाइम और एक नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम। और रिलैक्सेशन टाइम किस चीज़ पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा घटेगा? हाँ, अगर किसी मेटल का टेम्परेचर बढ़ा दूँ तो उसके एटम्स वाइब्रेट करने लगेंगे। तो पहले जितनी जगह अवेलेबल थी इलेक्ट्रॉन को जाने को, क्या वो थोड़ी कम हो जाएगी? क्योंकि वो हिल भी रहा है अब साथ में, तो टक्कर होने के चांस बढ़ेंगे। टक्कर होने के चांस बढ़ेंगे तो इसका मतलब टॉ रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा पहले से। तो टेम्परेचर बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम बढ़ता है, कम होता है। फिर से एक बार, टेम्परेचर बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम कम होता है। कुछ फॉर्मूला लिख के देखो, सिग्मा कितना था? एन ई स्क्वायर टॉ बाई एम। तो रो कितना होगा? एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ऐसा होगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से ये कम होता है तो रेजिस्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। तो टेम्परेचर का पैरामीटर हुआ एक तो फिजिकल कंडीशन में। दूसरा कौन सा हुआ? रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करता है? रो पे, एल पे और ए पे। तो लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये चीज़ होनी चाहिए दो, ठीक है ना। तो टेम्परेचर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेंथ, इतनी चीज़ फिजिकल कंडीशन में आएंगी। और अगर ये चेंज नहीं हो रही हैं तो करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस इट, यानी कि आई प्रोपोर्शनल टू वी होता है। क्या ये भी सेम ही बात है? सेम बात है? नहीं, आई इज द फंक्शन ऑफ वोल्टेज, तब तो आप लिख रहे हो ऐसे। लेकिन अगर आप लिख रहे हो v इज द फंक्शन ऑफ i, तब आप लिख रहे हो v इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। जैसे कोई फंक्शन लिखते हो y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो ऑटोमेटिकली उसमें x क्या चीज़ होती है? ये, और y है। ये वाली जो एक्सेस है ये क्या चीज़ को दिखाती है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को दिखाती है ये, है ना। वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बनाते हो तो टाइम चुपचाप एक्स एक्सेस पे ले लेते हो ना अपने आप। वेलोसिटी पे टाइम डिपेंड करता होगा, टाइम पे वेलोसिटी, ठीक है ना। तो टाइम बदल बदल के वेलोसिटी देखूंगा ना, या वेलोसिटी बदल बदल के टाइम देखूंगा? देख तो सकता हूँ, बट एक्चुअली होता कैसे है कि टाइम पहले 1 सेकंड था तो ये वेलोसिटी, 2 सेकंड था तो ये वेलोसिटी, 3 सेकंड था तो ये वेलोसिटी, तो उससे ग्राफ बनता है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे जो ग्राफ बना है ये क्या चीज़ को चेंज करके बना है? इनपुट क्या है तुम्हारा? वोल्टेज। बैटरी लगाई तब तो कार्यक्रम शुरू हुआ। तो बैटरी 1 वोल्ट की लगाई तो कितना करंट था, 2 वोल्ट लगाई तो कितना, 3 लगाई तो कितना, 4 लगाई तो कितना था। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? वोल्टेज। और डिपेंड कौन कर रहा है उसके ऊपर? करंट। तो इसलिए
आई प्रोपोर्शनल टू वी है, वी प्रोपोर्शनल टू आई नहीं है। गेम समझ रहे हो क्या? तो लेकिन ठीक है, हम जब लिखने पे आते हैं तो फिर हम तो सवाल कर रहे होते हैं, तो फिर इधर से इधर इधर कुछ भी लिख लेते हैं हम, तो वी इज इक्वल टू आई आर भी लिख लेते हैं। तो वैसे क्वेश्चन करते हुए ये चीज़ लिख लो, ये चीज़ लिख लो, कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब ओम्स लॉ को डिफाइन कर रहे होगे तब यहाँ पे ये मत बोलना कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, करंट फ्लोइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इट। ठीक है, और साथ में ये वाला फ्रेज लिखना है एक, कि फिजिकल कंडीशंस सेम रहती है, तब होता है सारा कार्यक्रम। ठीक है क्या? चले, डन है यहाँ तक? अरे समझ गए हो? अब सारे फॉर्मूले देख लो एक बार शुरू से क्या थे। एक तो ये आया था, इसको छोटा करके हमने ये बनाया J इज इक्वल टू सिग्मा ई, उसको हमने बोला कि ये भी ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म है। और फिर हम यहाँ से पहुँच गए I इज इक्वल टू वी अपॉन आर पे, जो कि स्केलर फॉर्म है। इससे हमने ग्राफ देखा कैसा होता है, उस ग्राफ से रेसिस्टेंस कैसे निकलता है वो कर लिया, कि स्लोप का 1 अपॉन होता है रेसिस्टेंस उसमें, और स्टेटमेंट क्या होता है, और I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, वी इज इक्वल टू आई आर लिखने का क्या डिफरेंस है दोनों में। तो ओम्स लॉ जब लिख रहे हो फिर तो ये लिखोगे हमेशा, लेकिन वैसे क्वेश्चन कर रहे हो तो वोल्टेज से करंट, करंट से वोल्टेज निकालना, जो भी एक चीज़ दे रखे दूसरी निकालना, तो वी इज इक्वल टू आई आर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, सब चलेगा। ठीक है भाई? सर हाँ जी, कुछ नहीं, बढ़िया, चलो। ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखने का है, एन ई स्क्वायर टॉ बाई एम। कि रेजिस्टिविटी किन चीज़ पे डिपेंड करती है? दो चीज़ पे डिपेंड करती है, एक तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और दूसरा डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। ये खुद टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, रिलैक्सेशन टाइम। तो कोई तुमको बहकाने की कोशिश करेगा कि रेजिस्टिविटी तो एरिया पे भी डिपेंड करती है, इस पे डिपेंड करती है, प्रेशर से चेंज हो जाती है, नहीं। रेजिस्टिविटी बस दो ही चीज़ पे डिपेंड करती है, नंबर वन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, और दूसरा टेम्परेचर, और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है जी, तो नोट कर लीजिए ऐसा। resistivity depends only upon two parameters, depends upon number one number of charge carriers per unit वॉल्यूम, या इसे कहो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, फ्री वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करती है। और नंबर दो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है? कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। तो रो इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद रखना भाई, एन ई स्क्वायर टाउ, ऐसा। टेम्परेचर बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम कैसा होता है दोस्त? कम होता है। टक्कर ज़्यादा होती है फिर रिलैक्सेशन टाइम कम होता है, तो फिर रो बढ़ता है टेम्परेचर को बढ़ाने से। टेम्परेचर बढ़ाने से टॉ कम होता है, रो बढ़ता है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है कि रो कैसे बढ़ता है, रो नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ऐसा करके बढ़ता है। एल्फा क्या है यहाँ पे? एल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, वो वाला नहीं है ये, एल इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, वो है एक्सपेंशन कोफिशिएंट, ये है रेजिस्टिविटी का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है ये। ठीक है जी, इसको देखिए ऐसे, रो नॉट, या कोई कहे ऐसा, ऐसा लिखेंगे हम तो 1 प्लस एल्फा और T2 माइनस T1, ऐसा कि ये वाली जो रेजिस्टिविटी है वो है इस टेम्परेचर पे, और तो इस टेम्परेचर पे कितनी हो जाएगी, ऐसा पूछा जाएगा अपने को। कि एल्फा दे दिया, एल्फा दे रखा है, रो 1 दे रखा है एट टेम्परेचर T1 के, जब 300 केल्विन होता है तो रेजिस्टिविटी इतनी है, तो रो 2 निकालो कितनी होगी जब 400 केल्विन हो जाएगा। तो सारी चीज़ों में कुछ चीज़ें दे रखी होंगी, एक मात्रा अननोन होगा, वो सॉल्व करके निकाल लूंगा। बोलो भाई, ठीक है, इस पे मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है जी, बस कैलकुलेशन ही करनी है, उसी में टाइम जाता है, बाकी तो कुछ है नहीं ज़्यादा सोचने का। ठीक है दोस्त, इसमें अगर मैं आर का क्या फॉर्मूला होता है?
आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए रेजिस्टेंस। तो अगर मैं इसमें एल और ए से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइड कर दूं ऐसा, सही, इधर भी कर दूं ऐसा, रो नॉट और एल अपॉन ए, और ये हो जाए 1 + अल्फा डेल्टा टी। तो ये वाली चीज़ को क्या कहा जाएगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर नॉट और 1 + अल्फा डेल्टा टी। तो ये हो गया रेसिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है जी, तो सही है। ये फॉर्मूला कब वैलिड है, जब मुझे ये कहा गया है कि रो तो चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, लेकिन लेंथ नहीं चेंज हो रही और एरिया नहीं चेंज हो रहा, लेकिन वो भी चेंज होते हैं। आया है एक बार, ठीक है भाई। तो इसमें तो रो नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी रखूंगा इसकी जगह पे, तो एल की जगह पे भी फिर कुछ रखा जाएगा, एल नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी, वो अल्फा होगा एक्सपेंशन का, और ये एरिया रखा जाएगा ए नॉट 1 + बीटा डेल्टा टी, और वो बीटा होगा एक्सपेंशन का। ऐसा एक बार पूछा गया भाई ऐसा सवाल, ठीक है, तो वो कंसिडर करना पड़ेगा। वैसे नॉर्मली कभी सवाल पूछा जाता है तो हमेशा रो पे डिपेंडेंसी होती है, एल और ए को कहता है कि कोई इनमें खास चेंज नहीं हुआ, छोड़ दो उसको। कौन सा, हाँ हाँ, मतलब करते तो हम नहीं हमेशा, बताता तो मैं हूँ ही हमेशा ही, जब कभी आया होता है होगा। ठीक है, जैसे कि एक सवाल होता है वो कि बीटा और अल्फा में क्या रिलेशन होता है, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा और गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। नॉर्मली एनसीईआरटी बुक में ऐसा लिखा है, ऐसा ही पढ़ते हैं, ठीक है जी। तो हम एक्चुअली जो पढ़ते हैं वो कैसे पढ़ते हैं, α1 + α2, ठीक है। तो ये हम हमेशा करते थे, तो मेंस में आया था अभी 2 साल पहले की बात है शायद, तो उसमें आया था कि इस वाली एक्सेस का एक्सपेंशन कोफिशिएंट लीनियर इतना है, इस वाली एक्सेस का इतना है, तो बीटा बता दो कितना होगा। तो अब या तो मैं किसका डबल करूँ, इस वाली का डबल कर दूँ या इसका डबल कर दूँ, तो ऐसा नहीं करना था, दिस प्लस दिस करना था उसमें, तो α1 + α2 करना था। और अगर एक थर्ड डायमेंशन भी दे रखी है तो फिर गामा जो हो जाएगा वो होगा α1 + α2 + α3। गामा 3 अल्फा कब होता है, जब तीनों डायरेक्शन का एक्सपेंशन सिमिलर हो रहा हो, सेम हो रहा हो, जब तब होता है 3 अल्फा। उनको कहते हैं आइसोट्रोपिक, जिनकी सब डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज सेम चेंज हो रही हो, आइसोट्रोपिक मटेरियल कहते हैं। उनमें बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा होता है। नहीं तो अगर अलग अलग डायरेक्शन का अलग अलग दे रखा है तो भाई अलग कंसिडर करो। हम्म, यो, अच्छे सवाल है, इस चीज़ पे बढ़िया सवाल आए हैं। नहीं, मैं नहीं बनाता सवाल, मैं क्यों बनाऊंगा, बने बनाए कर लेता हूँ, मैं नहीं बनाता भाई ना, फालतू में पेपर वेपर लीक हो जाए, है ना, पेपर लीक करने वाले तो अलग ही हैं, पेपर लीकर्स। एक बार हम कर रहे थे ऐसा सवाल फ्लूइड में, तो मैंने ऐसे ही करके बताया कि अगर ऐसा कर लें तो फिर क्या होगा, और अगले दिन था KVPY का एग्ज़ाम, और वो कॉपी सेम सवाल KVPY में अगले दिन रखा हुआ मिला। हम्म, नवंबर के आसपास होता था KVPY का एग्ज़ाम, तो तब तक लगभग फ्लूइड वाला चैप्टर चल रहा था 11th में। उस दिन का मुझे याद है कि तब मैंने लिखा और वो सारा किया, अगले दिन मैं उसमें था। ठीक है भाई, तो टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या क्या चीज़ पे होती है, तो ये एक फॉर्मूला याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, और इसके लिए भी तैयार रहना फिर, है ना, कि अगर एल चेंज हो, ए चेंज हो तो क्या होगा, जब क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे वो वाली चीज़। ठीक है भाई लोग, चलिए अभी एक मेजर काम
एक कुछ कुछ चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, उनकी यूनिट्स एंड डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है अपने को। सर जो एक्सटेंशन आप इतनी खतरनाक खतरनाक बताते हो एनकाउंटर होती है। कौन से एक्सटेंशन? सर किसी सवाल का डुप्लीकेट के ऐसा भी हो तो ऐसा हो। हाँ, तो मतलब ऐसा सोचना चाहिए। सामने तो आती आ सकता है, बिल्कुल आ जाएगा। आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ऐसा है। ठीक है, तो रो क्या चीज़ होती है इसमें? रेजिस्टिविटी। और रो का फॉर्मूला क्या होता है? जे जे इज इक्वल टू सिग्मा ई होता है ना। हाँ, अरे जे इज इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा और ई। और इसी चीज़ को क्या लिखते हैं हम? रो। तो रो कौन हो गया भाई? ई अपॉन जे। यूनिट निकालनी है इसकी, यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला जे का। निकाल के रख रखा है। पुराना बासी वाला नहीं चलेगा, अभी चाहिए, फ्रेश चाहिए अभी। ई के लिए क्या लिखते हो भाई? ई को क्या लिखते हैं? नहीं नहीं, पहले यूनिट बता दो, डायमेंशन देख लेंगे बाद में। वोल्ट पर मीटर, तो वोल्ट पर मीटर अपॉन जे इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया? वोल्ट पर एम्पियर इनटू मीटर, ऐसा टाइप का हुआ। ठीक है, और आर क्या होता है? वी अपॉन आई। ठीक है जी, तो ये भी क्या होता है? वोल्ट पर एम्पियर, ऐसा। तो वोल्ट पर एम्पियर, ये तो क्या हो गया? रो, है ना। और इस वाली चीज़ से भी दिख रहा है कि आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, कि ये अगर वोल्ट पर एम्पियर है तो यहाँ से कौन बचा? मीटर, तो एक मीटर से और मल्टीप्लाई हुआ। तो सब यूनिट थोड़ी सी झोलमोल हो रही है, सब इसे एक दूसरे से निकल आएंगे। ठीक है जी, तो मैं सीधे सीधे यूनिट लिख देता हूँ। क्या? वोल्ट पर एम्पियर को कहते हैं ओम। तो रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस लिखते हैं पहले, चलो। रेसिस्टेंस की यूनिट है ओम, और सिंबल है उसका ऐसा। रेसिस्टेंस जिसको वोल्ट पर एम्पियर कह रहे हो, वो यूनिट को ओम लिखा जाता है। ठीक है, इसका उल्टा क्या होता है? कंडक्टेंस, वन अपॉन आर। तो यूनिट में भी क्या हो जाएगा? वन अपॉन ओम। ठीक है, कुछ क्रांतिकारी लोग इसे ऐसे लिख लेते हैं, ओम इनवर्स। और कुछ लोग उससे भी आगे निकल गए, ऐसा कर दिया, उल्टा कर दिया इसी को। ठीक है भाई, या फिर ऐसा नहीं लिखा रहता, ओम इनवर्स लिखा रहता है इसको, या उल्टा ऐसे। हाँ, ऐसा भी। ऐसे कमर्शियल, कमर्शियल जो यूनिट है वो अलग है। हम्म, ठीक है भाई। मोलर कंडक्टेंस आती है फिजिक्स में। रेजिस्टिविटी, रो की यूनिट कैसी है? ओम मीटर, ओम और मीटर, ऐसा। और फिर एक है कंडक्टिविटी, सिग्मा। तो वो क्या आ जाएगी? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ऐसा। ठीक है, और डायमेंशन फॉर्मूला निकालोगे इनके? चलो, होमवर्क है, तुम लोग निकाल लेना। ठीक है भाई, डायमेंशन निकालने का एक सवाल लगभग हर साल एडवांस में आता है, डायमेंशन निकालने का। और वो कम से कम 10-15 मिनट लेके जाता है, अकेला सवाल। ठीक है, तो इतना आसान काम नहीं होता वो। तो कभी देखना हो कि हाँ ये तो मैं कर ही दूंगा तो उसके हाथ लगा लेना बस। तो वो ऐसा होता है बेचारा, जैसे बहुत सारा पतंग का मांझा खोल दिया हो, और वो ऐसे हो गया सारा कि अब इसे सही कर लो। ठीक है, तो वो ऐसा फंसा हुआ होता है वो सारा सवाल। ठीक है जी, तो डायमेंशन का थोड़ा आइडिया होना चाहिए कैसे निकलती है। फाइन।
चलो भाई, ये सारा थ्योरेटिकल काम था मेजर। अब कुछ, हाँ, अब आते हैं चलिए, अब जो मेजर काम हमें करना है वो है रेसिस्टेंस के साथ काम करना है। आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए के साथ कैसे होता है, ये काम चलेगा लगभग 3 क्लास। आर निकालना, आर के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, फिर सर्किट कैसे होते हैं, सर्किट सॉल्व कैसे होते हैं, उनके कितने तरीके होते हैं सॉल्व करने के, वो सब चलेगा। ठीक है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो आर क्या क्या चीज़ पे डिपेंड है, 4 चीज़ों पे डिपेंड है। एक तो कंडक्टर कौन सा है, रो, 2 चीज़ों पर रो डिपेंड है, वो 2 प्लस अपनी लेंथ और एरिया, उन 2 चीज़ों पे डिपेंड है। एरिया बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस कम होता है, एरिया बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस कम होता है, लेंथ बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा ही। फिर तो हर मीटर लेंथ का कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता होगा, आप लेंथ बढ़ाए जा रहे हो तो रेसिस्टेंस बढ़े जा रहा है। ठीक है, तुमने कभी ये वाले वायर देखे हैं जो इनमें इलेक्ट्रिसिटी में जो कनेक्ट करते हैं एक दूसरी चीज़ों को, तो वो जो वायर होता है कि ऐसे कंडक्टर हो गया और उसके ऊपर प्लास्टिक की ऐसे पूरी लेयर बनी हुई है, वो ऐसा होता है, सिंगल रॉड सी होती है बीच में कंडक्टर की, या फिर बहुत सारे एक साथ मल्टी स्ट्रैंडेड कहते हैं उसको, कि वो मल्टी स्ट्रैंडेड होता है, मल्टी होता है वो। मतलब अगर मैं यहाँ से देखूँ इसे तो मुझे तो ये कंडक्टर ऐसा दिखेगा जी, ऐसा कॉपर का एक तार है पूरा ऐसा, जैसे, और इसके ऊपर कुछ रबर रबर चढ़ी हुई है, प्लास्टिक चढ़ी हुई है ऐसा। तो ऐसा कोई होता है वो तार, ऐसा नहीं होता वो कैसा होता है कि इतनी ही जगह में, है ना, इसी जगह में बहुत सारे तार हैं ऐसे छोटे छोटे, और उन सबको तुमने ट्विस्ट कर रखा है सारे तारों को ऐसे करके। तो बताइए ऐसा करने से क्या हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा। एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया, वायर का जो सरफेस एरिया होगा ये वाला, तो ये बढ़ जाएगा, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। ये काम किया जा रहा है इसके थ्रू। मैक्सिमम जो करंट चलता है वो सरफेस पे चलता है। तो अगर मैंने एक ऐसा वायर बना दिया सिंगल, तो फिर तो मैक्सिमम करंट कहाँ चल रहा होगा, बस यहाँ चल रहा होगा इसके ऊपर, अंदर ज़्यादा करंट नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर चलेंगे तो उनमें रिपल्शन भी तो होता होगा, तो धक्का मार मार के सब एक दूसरे को कहाँ पहुँच जाते होंगे, बाहर वाले सरफेस पे पहुँच जाते होंगे। तो यहाँ चलेगा मैक्सिमम, मतलब 90% करंट बाहर चल रहा होता है, अंदर चल रहा होता है बहुत कम। तो अगर मैंने एक वायर के भरोसे रहा मैं, फिर तो बहुत कम हो जाएगा गेम। तो ऐसी बहुत सारे वायर का पूरा बंडल बनेगा एक, और वो बंडल को ट्विस्ट कर रखा, उसमें से जा रहा है करंट, तो जिससे कि सब सरफेस पे चले। हाँ, अपने सरफेस पे चल रहा होता है ऐसे। ठीक है भाई लोग, तो ऐसे एरिया बढ़ाने से रेसिस्टेंस कम हो जाता है, कमी तो करना चाहते होंगे हम रेसिस्टेंस, और लेंथ बढ़ाने से बढ़ता होगा। तो लेंथ तो डिपेंड करती है भाई, आपको कहाँ से कहाँ वायर लेके जाना है, तो उतनी लेंथ तो लेनी ही पड़ेगी। तो कम से कम जहाँ से कम कर सकते हो रेजिस्टेंस वहाँ से कर लो, एरिया बढ़ा के कम कर सकते हो वहाँ से कर लो, प्लस रो के साथ खेल सकते हो कि रो अगर आपने कुछ ऐसा लिया जिस मटेरियल की रेसिस्टिविटी कम हो तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इन 2 चीज़ों पर काम कर सकते सर हो। तो हर एक वायर की लेंथ जुड़ के मानी जाएगी। नहीं नहीं, जहाँ पर करंट चल रहा है, जिसमें जा रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरा करंट जा रहा है, अब उसमें ऐसे करके 10 जा रहे थे ये, तो हर एक कोई भी जो वायर है उसका अपना अपना रेसिस्टेंस होगा, तो पूरा बंच का रेसिस्टेंस बनेगा। लेंथ बढ़ जाती है इसमें कोई दो चीज़, एक वायर की एल है तो दूसरा कोई। हाँ बिल्कुल, बढ़ तो जाएगी लेंथ, लेंथ तो बढ़ेगी। ठीक है भाई, अब देखिए इस पे जो बेसिक बेसिक सवाल होते हैं बिल्कुल वो किस तरह के होते हैं कि हमने लेंथ को बढ़ा के डबल कर दिया, लेंथ को ये कैसे किया हमने, स्ट्रेच करके, वायर को हमने स्ट्रेच करके लेंथ को डबल कर दिया, तो एरिया कम हो गया होगा, आधा हो गया होगा, पहले से ऐसा नहीं कह सकता मैं, लेकिन हाँ एरिया कम हो गया होगा। तो रेसिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा कि पहले रेसिस्टेंस था आर, अब नया वाला रेसिस्टेंस कितना हो गया होगा लेंथ को डबल करने से। ठीक है भाई, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ऐसा होता है फॉर्मूला। जब भी कभी ये टाइप के सवाल आएंगे कि इसको डबल कर दिया, इसको हाफ कर दिया, इतने परसेंट बढ़ा दिया, ये वो सब एक तरीके से करने हैं,
तो आपने क्या करा, लेंथ को बढ़ाया है, यहाँ पे लेंथ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ठीक है। तो रो एल स्क्वायर अपॉन ये कौन है बताओ। अब चाहे आप कितना ही खींच के उसको बड़ा कर दो छोटा कर दो, वॉल्यूम सेम ही रहेगा। तो आर क्या चीज़ पे डिपेंडेंट है, प्रोपोर्शनल है एल स्क्वायर के। तो पहले कितना था ये आर, और अभी कितना हो जाएगा, लेंथ डबल हो गई तो 4r, ठीक है जी। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 का स्क्वायर, यहाँ से करके निकाल दूंगा, ठीक है। डबल करने का मतलब कितने परसेंट का चेंज, 100% का चेंज, ठीक है जी। अब कोई छोटी चीज़ बोले कोई ऐसे कि 1% इंक्रीज कर दिया भाई, तो बताइए आर में परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा। 1% का चेंज कर दिया तो परसेंटेज चेंज इन आर कितना हो जाएगा। तो अभी मैंने किस में चेंज किया, लेंथ में किया है चेंज, तो किस चीज़ से मल्टीप्लाई डिवाइड करूँ, लेंथ से करूँ, तो यही फॉर्मूला बनेगा। अब इसमें ये वाली जो चीज़ है वो तो कांस्टेंट है, कौन वेरिएबल है, बस ये वेरी करेगा क्योंकि लेंथ वेरी करेगी। ये वाली चीज़ को क्या लिख सकते हो, डेल्टा आर अपॉन आर इज इक्वल टू 2 डेल्टा एल अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज बन जाएगा इंटू 100। तो ये हो गया परसेंटेज चेंज इन आर इज इक्वल टू 2 इंटू कितना 1%, तो कितना हो गया 2% हो गया आंसर। बोलो मैं समझोगे, ये छोटे छोटे सवाल पूछे जाएंगे इस पे। लेकिन ये वाली जो चीज़ मैंने करी ये कब तक के लिए वैलिड है, जब तक छोटे चेंज हो, कि 5-10% तक भी चेंज हो तो ठीक है। जब अगर 10 बोलेगा यहाँ पे तो कितना लिखूंगा, 20 आ जाएगा, डबल तो आना उसका चेंज हमेशा। लेकिन अगर बड़े चेंज होते जाएंगे जैसे कि ये है, फिर कितना हो जाना चाहिए था, एल से 2L, यानी कि 100% का चेंज हुआ ये। 100% अगर यहाँ लिखता तो 2 इंटू 100 200% आता, यानी कि डबल हो गया रेसिस्टेंस, ऐसा आता है यहाँ से। तो जबकि हुआ कितना है, 4 गुना, 4 गुना हो गया, पहले 300% इंक्रीज हुआ है। हमारे फॉर्मूले से कितना आ रहा है 200%। तो हमारा ये वाला जो फॉर्मूला है ये बस कब तक के लिए वैलिड है, जब तक चेंज छोटे हैं। छोटे चेंज कितने होते हैं, 5% के नीचे या 10% के नीचे जो चेंज होते हैं वो छोटे चेंज होते हैं, ठीक है क्या। और अगर आपको ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए फिर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, फिर अपने ये वाले फॉर्मूले पे काम करेंगे, ठीक है। जैसे कोई बोले कि 10% चेंज कर दिया मैंने एल में, तो आर में कितना चेंज हो गया होगा, अगर इस वाले फॉर्मूले से निकालूंगा तो फिर तो होगा 20% चेंज, लेकिन यहाँ से कैलकुलेट करूंगा तो आएगा 21%। अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है कैसे दे रखे, किसी ने ऑप्शन दे रखे हैं 19, 20, 21, 22, ठीक, तो 20 तो गलत है, फिर 21 होना चाहिए फिर तो एग्जैक्ट आंसर। तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि कितना मार्जिन है मेरे पास थोड़ी रफ कैलकुलेशन करने का, तो वो देख के रखना है कि कौन सी चीज़ यूज़ करनी है तुमको। गेम समझ रहे हो, हैं दोनों ठीक ही लगभग, 20 और 21 में कितना ही चेंज है, लेकिन जब दोनों ही ऑप्शन है तो फिर तो 21 वाले लगाना पड़ेगा। एक 20 दे रखा है फिर दूसरा ऑप्शन 40 दे रखा है, फिर तो ठीक है, आपका 20 आ रहा है 21 आ रहा है, सेम बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तब तो ऑप्शन देख के समझदारी से काम करना। तो ये छोटे चेंज के लिए चलेगा, बाकी जो नॉर्मल ये वाला कर रहे हो ये कोई भी बड़े चेंज के लिए चल जाएगा, ठीक है। चलो एक तुम बता के दिखा दो मुझको कि अगर रेडियस को r/2 कर दिया, स्ट्रेच किया वायर को जिससे रेडियस r से r/2 हो जाती है, तो रेसिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाता होगा। बस एक ही चीज़ बताऊंगा, स्ट्रेच किया है एक ही वायर को, तो रेडियस r/2 होने तक स्ट्रेच किया है, तो रेसिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाता होगा। देखिए r इज इक्वल टू था रो एल अपॉन ए, और ए को क्योंकि रेडियस के टर्म में तो पाई आर स्क्वायर लिख लूंगा, या चलो एरिया लिख लो अभी के लिए, एरिया लिखा मैंने। अब क्या चीज़ चेंज हो रही है रेडियस से, एरिया, तो भाई एरिया से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, जो चेंज हो रहा है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ठीक है। तो ये वाली सारी चीज़ क्या बन गई, तो रो इंटू वॉल्यूम अपॉन ए स्क्वायर, तो ये सब तो हो गया कांस्टेंट, रो इंटू वॉल्यूम अपॉन ये कितना हो गया पाई आर स्क्वायर आर की पावर 4 इज आर। तो आर कैसा हो गया दोस्त, प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 4, तो R1 अपॉन R2 विल बी इक्वल टू R2 अपॉन R1 इसकी पावर 4,
ठीक है, तो कितना हो गया होगा 16 टाइम्स या 1/16 टाइम्स। एरिया कम हुआ है, एरिया कम होता है तो रेसिस्टेंस बढ़ता है, 16 टाइम्स हो गया होगा तो पहले से। ठीक है क्या, तो दो चीज़ पूछी जाती हैं ऐसा, लेंथ और एरिया को कंसिडर करते हुए। चलो एक सवाल और करेंगे और फिर से टाटा करेंगे। एक क्यूबॉइड शेप का एक मेटल पीस है अपने पास ऐसा, ये वाली साइड है ए, ये साइड है बी और ये है सी। अब ये किसी मेटल का बना हुआ है तो उसकी रेजिस्टिविटी कुछ रही होगी रो। ठीक है, हम इसमें एक बैटरी कनेक्ट करते हैं, बैटरी लगती है 2 पॉइंट्स पे। तो लेफ्ट ये 2 फेस ये वाले हो गए, फिर 2 फेस ये हो गए और 2 फेस हो गए ये वाले। ठीक है, तो मैं 3 तरह से बैटरी लगा सकता हूँ इसमें। ये तो हो गया लेफ्ट राइट, यहाँ पे बैटरी लगा दी, या फिर अप डाउन इन जगह पे लगा दी बैटरी, या फिर फ्रंट बैक यहाँ पे लगा दी बैटरी। तो मैंने फर्स्ट जो मुझको निकालना है वो है लेफ्ट राइट में रेसिस्टेंस कैलकुलेट करना मुझको, रेसिस्टेंस। दूसरा फ्रंट बैक, और तीसरा अप डाउन। इन फेसेस के बीच में रेसिस्टेंस कैलकुलेशन करनी है। तो बताइए लेफ्ट राइट वाला रेसिस्टेंस कितना होगा? आर इज इक्वल टू कितना होगा, रो लेंथ अपॉन एरिया, ऐसा होता है। तो लेंथ में क्या रख रहे हो तुम, मैंने कहाँ लगाई बैटरी, लेफ्ट राइट, यहाँ लगाई बैटरी। तो करंट यहाँ से एंट्री करेगा, ऐसे लगाई ना बैटरी, और यहाँ से लीव करेगा करंट। तो ऐसा इधर गया, ऐसा आएगा। तो करंट कैसे जा रहा है दोस्त, ऐसे। तो लेंथ किसको कह रहे हो और एरिया किसको कह रहे हो तब, ठीक है ना। तो लेंथ कौन होती है, जो करंट के अलोंग डायमेंशन होती है उसको लेंथ कहते हैं, और करंट के परपेंडिकुलर जो होता है वो एरिया होता है। तो तुमने लेंथ की जगह क्या रखा है यहाँ, ए, और एरिया की जगह क्या रखा, बी सी। तो लेफ्ट राइट में जो रेसिस्टेंस होगा वो होगा रो ए अपॉन बी सी। ठीक है, लेंथ समझो सही से क्या होती है। लेंथ वो होती है जो करंट के, नोट कर लो कहीं पे, ये आसान लगेगा इसमें करने में, लेकिन अगले सवाल में फंस जाएगा गेम। लेंथ कौन होती है, जो करंट के अलोंग डायमेंशन होती है वो लेंथ होती है, और एरिया कौन होता है, करंट के परपेंडिकुलर एरिया होता है। ठीक है, तो चलो इसी बात पे बता दो फ्रंट बैक। फ्रंट और बैक में जब काम कर रहे होगे तो लेंथ कौन होगी, ये जैसे मान लीजिए ऐसा, तो ये तो है ए, और ये वाली है बी, और ये जो अंदर गई डायमेंशन ये वाली है सी। तो लेफ्ट राइट में लगाया, जब मैंने बैटरी यहाँ लगाई तो करंट यहाँ से एंट्री करेगा, इधर से निकलेगा। तब लेंथ है ये, और एरिया है ये वाला करंट के परपेंडिकुलर। लेकिन अब मैंने लगाया यहाँ पे लगा दिया ऐसे फ्रंट एंड बैक में, तो लेंथ कौन है इस बार, ये वाली है लेंथ। तो ऐसे जा रहा होगा करंट, या तो ऐसे जा रहा होगा। तो लेंथ तो हो गई दोस्त ये वाली, एरिया कौन हो गया फिर, ये वाला हो गया एरिया। तो ए और इंटू सॉरी ए इंटू बी, लेंथ हो गई सी। तो क्या लिखूंगा अभी, आर इज इक्वल टू रो सी अपॉन ए बी, इतना हुआ फ्रंट बैक। ठीक है, और फिर अप डाउन, ये अप डाउन, तो करंट एंट्री करेगा ऐसे यहाँ से, और यहाँ से लीव करेगा। तो लेंथ कौन हुई तब, बी रो, लेंथ कौन हो गई, ये वाली डायमेंशन बी, और एरिया कौन हुआ, यहाँ से एंटर कर, ये वाला हो गया एरिया। तो वो कौन हो गया, ए सी। तो बी अपॉन ए सी, ऐसा हुआ रेसिस्टेंस। तो क्या ये सेम है सब जगह से, अलग अलग है, अलग अलग है सब जगह से। ठीक है ना, तो भाई सब जगह से मतलब इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि आप किन दो पॉइंट को कनेक्ट कर रहे हो, इस चीज़ पे डिपेंडेंसी है।
तो जहाँ पे जैसा बोला है वहाँ पे वैसा फॉलो करूँगा। फॉर्मूला पता होना चाहिए वो कैसे यूज़ होता है, लेंथ कौन होती है, एरिया कौन होता है, ऐसा पता होना चाहिए। ठीक है। अब कोई बोले मुझे सपोज कि ऐसा कंडक्टर है, इनर रेडियस ए, आउटर रेडियस बी, ये कंडक्टर है यहाँ ऐसा, और बैटरी लगी है ऐसे, इनर से आउटर सरफेस पे बैटरी लगी है। ठीक है। तो रेसिस्टेंस रो इंटू बी माइनस ए अपॉन रो पाई ऑफ बी माइनस ए होल बाहर का एरिया माइनस अंदर का एरिया। ऐसा क्यों कहते हैं भाई सब? नहीं सर ये थोड़ी ना हुआ। क्योंकि तुम यहाँ लेफ्ट राइट में लगा रहे हो, तो तुमने क्या इधर का एरिया माइनस इधर का एरिया किया था? सर तुमने इस वाले में क्या इधर का एरिया माइनस इधर का एरिया किया था? यहाँ क्यों कर रहे हो तुम? अंदर का एरिया छोटा है, बाहर का बड़ा है, इसलिए तुम कंफ्यूज हो रहे हो कौन सा लिखूं। लेंथ तुम सही समझ रहे हो कि लेंथ तो इसे कहेंगे, अंदर से बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड जाएगा सारा करंट। तो ठीक है, तो ये तो कितनी हो गई, बी माइनस ए हो गई लेंथ। तो एरिया कौन सा, 4 पाई ए स्क्वायर या 4 पाई बी स्क्वायर? 4 पाई ए स्क्वायर या 4 पाई बी स्क्वायर या ए स्क्वायर। अंदर का छोटा है, बाहर का बड़ा है, जिसका मतलब एरिया वेरी कर रहा है बाहर जाते हुए। इंटीग्रेशन अगली क्लास में करेंगे। ठीक है भाई लोग, चलिए। लेंथ और एरिया याद रखना क्या होता है बस।